Hello, students. Welcome back to the Gurukulam Academy. So, today, this side, Dr. Mohit is going to tell you about some of the important writers of UGC NET. Look, your exam is so near that आपको अभी इंग्लिश की तैयारी जैसे आप कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा राइटर पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा राइटर देखें या फिर हम कंटेम्प्रेरी राइटर्स पे ध्यान दें या पुराने राइटर्स पे ध्यान दें। तो उस चीज़ों के लिए आपके लिए मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स लिस्ट लेके आया हूँ। ये वो इंपॉर्टेंट राइटर्स नहीं है जो आपके एग्जाम में है, मतलब एग्जाम में तो आएंगे ही, बेसिकली ये वो राइटर्स नहीं है जो आप सिलेबस में पढ़ रहे हैं या फिर कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द वेरी बेसिक पीरियड लाइक एंग्लो सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं और पोस्ट मॉडर्न तक आ जाएं और या फिर वर्ल्ड लिटरेचर में से हैं। ये वो राइटर्स हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूं जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कहां पर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में आ रहे हैं। बेसिकली ये वो राइटर्स हैं जो मैं आज आपको करवाऊंगा। देयर आर अराउंड 15 to 20 राइटर्स आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये पिछले 2 महीने में 3 महीने में मार्केट में दे आर लाइक इनकी मार्केट में एक इमेज रही है, प्लस इसके अलावा हम कहेंगे तो ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहे हैं या फिर इन बुक्स और इन राइटर से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज मार्केट में जरूर आई है। ओके, चाहे वो इंटरनेशनल डेस्क पे हो चाहे नेशनल डेस्क पे हो, कहीं भी लगा लो, ये कहीं ना कहीं इन राइटर्स के बारे में बात की गई है पिछले कुछ 3-4 महीने में। ओके, सो मैं ये नहीं कह रहा कि दीज आर दो कंटेम्प्रेरी राइटर्स की ऐसे राइटर्स हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनके बारे में कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने में बात की गई है तो कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं कि इनसे क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इसीलिए today we are going to start with some important writers which are latest from the last 3 months. ओके, जो कहां से हैं, लास्ट 3 महीने में जिनके बारे में कहीं ना कहीं पूछा गया है, बताया गया है या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में इनका कोई वर्क आया या किसी कंट्रोवर्सी में रहे हैं या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे इनको अवार्ड मिला है, कुछ ना कुछ इनसे हुआ है। क्लियर? समथिंग इज हैपेंड विद देयर लाइव्स, विद देयर बुक्स, विद देयर वर्क्स। तो ये कहीं ना कहीं नोटिस में पीरियड में रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट विद द फर्स्ट राइटर ऑफ टुडेज क्लास। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स करने वाले हैं, उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राइटर। हम फर्स्ट राइटर से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, जेडी स्मिथ। द फर्स्ट राइटर इज जेडी स्मिथ। जेडी स्मिथ, जो राइटर्स मैं करवा रहा हूं आज आपको, लेट मी क्लियर यू विद द थिंग्स कि एग्जाम में इनके पूछने के चांसेस 90% हैं। पक्का बता रहा हूं, कहीं ना कहीं 90% आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वर्क्स बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट इज जेडी स्मिथ। हु इज जेडी स्मिथ? जेडी स्मिथ इज बेसिकली शी इज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ओके, शी इज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट and she was born around 1975. She was born around 1975. Clear? She was born around 1975 and she is a British novelist, and the famous work is White Teeth. The famous work is White Teeth. This is the novel. The famous work of J.D. Smith is White Teeth. Okay, please आप लिख सकते हैं इन सबको, इन राइटर्स को, because they are important from the point of your exam. मतलब ये मैच द फॉलोइंग में आए या किसी चीज में आए, they will definitely ask you about it. Okay, J.D. Smith is your first writer, 1955. She is the one who is a British novelist and the famous work is White Teeth. And why she is known? She is known for her keen observation basically. Okay, इसको किस लिए जाना जाता है? इसको जाना जाता है इसकी keen observation के लिए कि ये जो एक डेप्थनेस दिखाती है अपने वर्क्स में और एक मोरालिटी दिखाती है, उन चीजों के लिए बेसिकली जानी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये इनका एक फेमस वर्क है दैट इज वाइट टीथ। इसके अलावा अगर एक और वर्क लिखना चाहेंगे इनका, राइट डाउन द नेक्स्ट वर्क इज दैट इज ऑन ब्यूटी। ऑन ब्यूटी, दिस इज द फर्स्ट वर्क, दिस इज द सेकंड वर्क, and the third work is that is Swing Time. Swing Time. Okay, so she is the British novelist basically known for her vibrant and multicultural views on his works, on in the works basically. ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो मल्टीकल्चरल टॉपिक्स हैं, विट के बारे में, बेसिकली इनके वर्क्स जो थे वो थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं,
थोड़े विट के बेसिस पे होते हैं, कहीं ना कहीं विट से रिलेटेड ची बातें करते हैं। क्लियर? सो जेडी स्मिथ born in 1975 and the works related to other, this is the famous novel, इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, इसलिए ये ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज रीड इट। वाइट टीथ। क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट राइटर, दैट इज जेडी स्मिथ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट राइटर। कम टू द सेकंड राइटर। देखो सभी राइटर्स बहुत अच्छे से नॉर्मली करवा रहा हूं आपको, ये लिस्ट तैयार कर लेना सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इज कोजुओ, राइट डाउन, दैट इज कोजुओ इशिगुरो। कोजो इशिगुरो। ये आपको सबको पता होगा, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर। ही इज अ नोबेल प्राइज विनर। राइट डाउन द डेट, ही वाज बोर्न इन 1954। He was born in 1954 and he was a person who from which literature, that is Japanese literature। कहां से है ये? Japanese literature है, basically जापान से है। He is from Japan। And what are the famous works? Write down the works are, write down the first work। ओके, 54 में पैदा हुए थे, जापानीज लिटरेचर से रिलेटेड है। कोशी शुगुरो एंड नोबेल प्राइज विनर भी हैं। ही वाज अ नोबेल प्राइज विनर। नाउ कम टू द वर्क्स। द वर्क्स आर द रिमेन्स ऑफ द डे, द रिमेन्स ऑफ द डे। ओके, सेकंड वन, नेवर लेट मी गो, नेवर लेट मी गो। एंड द थर्ड वन, क्लारा एंड सन, क्लारा एंड द सन। Okay, the remains of the day, never let me go, and the Clara and the Sun. Okay, and he was the writer who won the Nobel Prize in which year? He won the Nobel Prize, देखो आपके लेटेस्ट ही है ये, he won the Nobel Prize in 2017। He won the Nobel Prize in 2017। He's from the Japanese literature and the works are The Remains of the Day, Never Let Me Go and The Clara। ये वो राइटर्स वर्क्स लिखवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनको अभी आप लेटेस्टली पढ़ लेंगे तो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेंगे। और हेल्पफुल रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन निकल ही आएगा। क्लियर? तो आप यहां से पढ़ सकते हैं इन वर्क्स को। अदर देन दैट, कोशी शुगुरो 1954 में हुआ था एंड ही इज अ जापानीज लिटरेचर राइटर। क्लियर? अब एक और चीज है, इनके जो मैक्सिमम वर्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं, मेमोरीज बेस्ड होते हैं। ओके, कहां होते हैं? दे आर द वर्क्स ऑफ द कोजुओ इशिगुरो इज बेसिकली, कोजुओ इशिगुरो के वर्क्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑन दी मेमोरीज बेस्ड और टाइम बेस्ड। क्लियर? तो थीम्स इनके में कहीं ना कहीं टाइम, मेमोरी, ये सब ही रहती है। ओके, सो दिस इज योर अनदर राइटर, दैट इज कोजुओ इशिगुरो। ओके, कम टू द नेक्स्ट राइटर। Come to the third writer, that is Arundhati Roy। Arundhati Roy। Okay, that is the another writer, Arundhati Roy। She was born in, write down, इनके वर्क्स वैसे हैं but she was born in, write down, she was born in 1961। She was born in 1961। Okay, and the works are, इनके जो वर्क्स हैं वो काफी फेमस हैं इंडियन राइटिंग में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। ओके, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ओके, ये अलग अलग है। स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ओके,
और इनका जो डेब्यू नॉवल था, सॉरी मैंने आपको बताया था दैट इज दिस वर्क वॉन दी बट दिस वॉन दी बुकर प्राइज। बुकर प्राइज मिला था इन्हें। ओके, so she is the one who basically wrote the works on the basis of their political activities. ओके, बेसिकली इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज से या सोशल एक्टिविटीज से, कहीं ना कहीं उनसे स्टोरी रिलेटेड चीजें ये अपने वर्क्स में लिखते थे। ठीक है, शी इज द ऑथर हु वॉन द बुकर प्राइज एंड हर राइटिंग बेसिकली critiques on the her writings basically critiques on the socio and political points from the society. Okay, तो सोशियो पॉलिटिकल चीजों के बारे में लिखती थी। इनके दो ही वर्क्स हैं विच इज वेरी फेमस, दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिस्ट्री ऑफ utmost happiness, and she is the Booker Prize winner, and she is from the which origin, that is नाम से ही पता लग रहा होगा, she is from the Indian writing, who is writing in Indian writing in English. ठीक है, इंडियन राइटर्स हैं जो इंग्लिश में कहीं ना कहीं लिखते थे। ठीक है, so that is अरुंधति रॉय। क्लियर, आई गेस आपको ये राइटर भी समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट राइटर, this one is the third one. Now come to the fourth one, that is Haruki Murakami. Haruki Murakami. Okay, Haruki Murakami, he is also from Japanese literature. Okay, Haruki Murakami is also from the Japanese literature, and he was born around, write down, he was born around 1949. He was born around 1949, and his works deals with, इनकी themes लिखेंगे, his works deals with, और बेसिकली जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था या जैसे भी लिखते थे, इनके वर्क्स जो थे वो बेसिकली डील किसके साथ करते थे, राइट डाउन, हिज राइटिंग फीचर्स द थीम्स ऑफ loneliness, existentialism, and parallel worlds. And parallel worlds. Clear? So these are the basically points about the Arundhati Roy, Haruki Murakami, that is Japanese literature, and the themes related in his works is loneliness, existentialism, and the parallel worlds. Means कहीं ना कहीं existential की बात कर रहे हैं कि what is the existence of humanity, what is the existence of a man and a woman, loneliness, tranquility की बात कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलल वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड जिसमें वो जी रहे हैं और एक वर्ल्ड वो जो इमेजिन कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द टू different parallel worlds here. Okay, now come to the works. Works की बात करते हैं, come to the works. First work is Norwegian Wood. NOR, Norwegian Woods. Norwegian Woods. This is the first work. Next is Kafka on the Shore. Next is Kafka on the Shore. Okay, दोनों वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज Norwegian Woods and Kafka on the Shore. Most important works of Haruki Murakami. Okay, these are the most important works of Haruki Murakami. Okay, जैसे मैंने बताया इनके वर्क्स कहीं ना कहीं आपके डिपेंड करते हैं लोनलीनेस पे, एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, और दे आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल वर्ल्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं न्यूज में ये भी रहे हैं आजकल, so let's see that why they are important, because they are right now from the last 60 days he is in the news or any platform from which this writer is very important. Clear? Now come to the next writer. Come to the fifth writer, that is Jhumpa Lahiri.
Jhumpa Lahiri. Okay, next writer is Jhumpa Lahiri. She was born in 1967. She was born in 1967. Okay, write down about her. She was born in 1967. And the themes discussed, she is from Indian literature, and the themes discussed in her works are, जो theme discuss होती है इनके works में वो कौन कौन सी है? Write down. That is, her works basically depends on the works basically depends on the cultural identity or explore the themes of cultural identity. Okay. Second, displacement. And the third one is, that is, family dynamics. Family dynamics. Here, first is, that is, cultural identity. Second is displacement. Third one is, that is, family dynamic. So that is the famous themes which she is discussing or she discussed in her works. That is cultural identity. The works are based on themes of like cultural identity, displacement, and the family dynamics. Now write down the works. देखो ये वर्क्स जरूर है आपको पढ़ने, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. So that is interpreter of maladies. Interpreter of maladies. Okay, first work is interpreter of maladies. Second, the namesake. The namesake. The namesake. And the third one is the lowland. And the third one is lowland. Okay. And this interpreter of maladies basically won Pulitzer Prize. ये इसलिए वर्क है फेमस है बिकॉज इसने पुलित्जर प्राइज जीता हुआ है. ठीक है. इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज. राइट डाउन. दिस इज योर अनदर राइटर, दैट इज जुम्पा लहरी, जो आपके 1967 में पैदा हुई थी. एंड इनके वर्क्स जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट, फैमिली डायनेमिक बेस्ड है. और इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज इनका वर्क है जो पुलित्जर प्राइज विनर है. क्लियर. ठीक है. तो इनके वर्क जैसे मैंने बताया था, इमिग्रेंट, देखो कल्चरल आइडेंटिटी डिस्प्लेसमेंट तभी आती है जब बेसिकली हम इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं. और यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं इमिग्रेंट के एक्सपीरियंसेस दिखा रहे हैं, जिस वजह से फैमिली की डिस्प्लेसमेंट्स दिखी हैं कुछ वर्क्स में. कुछ वर्क्स में फैमिली डायनामिक्स के बारे में बात करिए, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली के बारे में बात करिए. तो यही सब वर्क्स हैं जो झुम्पा लहरी से बेस्ड हैं. क्लियर. सो दिस इज योर अनदर वर्क, अनदर राइटर विच इज इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट. ये आपके अफ्रीकन राइटर हैं जो काफी फेमस हैं. दैट इज सिक्स राइटर, चिमामंडा, CHIMAMANDA, चिमामंडा गोजी, चिमामंडा गोजी अदीची. अदीची. ओके. चिमामंडा गोजी अदीची. ओके. Write down. She was born around which time period? She was born around 1977. She's from African novelist, African literature. She's from African literature. Okay. And ये black writings में आती हैं because she belongs to Nigerian country. Okay, ये black writings में आती है. Why? Because she belongs to the Nigerian country. Here, Chimamanda Ngozi Adichie, 1977, she was born. Come to the works.
बेसिकली जो इनके वर्क्स हैं वो काफ़ी फेमस है, जिसमें से फर्स्ट वर्क है हाफ ऑफ अ येलो सन। हाफ ऑफ अ येलो सन, दिस इज द फर्स्ट वर्क। सेकंड वर्क अमेरिकाना। अमेरिकाना। एंड थर्ड वर्क इज वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स। वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। ओके, देखो जितने भी नाइजीरियन राइटर्स थे वो आपको पता है कि किस चीज पे फोकस करते थे। दे बेसिकली फोकस ऑन दी व्हाट African diaspora. They talk about the race, discrimination. ओके, उन्हीं चीजों पे आइडेंटिटी। बेसिकली अफ्रीकन ने तो अपनी जिंदगी भर आइडेंटिटी पे लगा दी कि भाई हमें तो आइडेंटिटी दिला दो, हम तो उसी चीज में खुश हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा हार्लेम रेनासा की भी बात करते हैं तो कुछ लोग ग्रेट माइग्रेशन हुआ था जब यहाँ से अफ्रीकन भाग कर गए थे। एंड दे जो लास्ट मतलब शहर था, और आप सोच सकते हैं कि जो माइग्रेशन का ये लास्ट जहाँ पे जाके रुके थे, दैट वाज हार्लेम, which is based in New York, near New York, and it is a city in, around the New York. So that is वहीं से आपकी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट हुई थी, दैट इज अफ्रीकन अमेरिकन। ओके, क्योंकि वहां पे अफ्रीकन पहुंच गए थे तो उनको कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो वाइट्स वैसे ही इनको रोक रहे थे कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी राइट टू प्रॉपर्टी, वोट, एनीथिंग। यू हैव नथिंग राइट, नो, कोई भी राइट नहीं है आपके पास। बट इन्होंने किसी तरह अपने लिए फाइट करी, जिसको हम हार्लेम रेनेसा बोलते हैं, और अपना एक न्यू आर्ट, न्यू कल्चर, न्यू चीज मार्केट में लाए, जिसको हम बोलते हैं दैट इज अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। और उसी चीज की वजह से इनकी एक आइडेंटिटी बनी, दैट इज अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी। क्लियर? तो ये तो वैसे ब्लैक राइटर है, that is Chimamanda Ngozi Adichie. She is a black writer from the Nigeria, and her works also depends on the race, discrimination, identity, and the African diaspora. फेमस वर्क यही है हाफ ऑफ अ येलो सन अमेरिकन। और इनका सबसे फेमस वर्क है हाफ ऑफ अ येलो सन, बिकॉज इसको टेड टॉक में, अभी रिसेंटली कोई टेड टॉक हुआ था, वहां पे इसका डिस्कशन हुआ था। क्लियर? सो दिस इज योर अनदर राइटर, दैट इज चिमामंडा गोजी अदिची। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सैली रूनी। सैली रूनी। Okay. Another writer is Sally Rooney. She write down. She was born in 1991. She was born in 1991. Write down again. She was born in 1991. And why she was known? Style of writing. She was known for, write down. She was known for sharp. She was known for sharp, contemporary, and introspective writing. And introspective writing. ठीक है, सैली रूनी is basically she is the one who was born in 1991, and she was her writings are basically very sharp, contemporary, and introspective. Okay, इनने हमेशा she always explores the modern relationships. ठीक है, हमेशा मॉडर्न रिलेशनशिप्स की, मॉडर्न लोगों की, मॉडर्न फैमिली की, इन लोगों के बारे में ही वर्क्स लिखे हैं। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। इनके जो वर्क्स है इंपॉर्टेंट वो लिखेंगे। वर्क्स आर, first work, that is Conversation with Friends. ठीक है, first work is Conversation with Friends. Second, Normal People. Second, that is Normal People. Third, Beautiful World. Third is Beautiful World.
ओके, कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, नॉर्मल पीपल एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली सेली जो है वो एक आयरिश नॉवलिस्ट है। शी इज अ आयरिश नॉवलिस्ट। ओके, शी इज अ Irish novelist, and why she was known? She was known and she was famous for depicting the human relationships in her works. ओके, किस लिए जानी जाती थी सबसे ज्यादा? बिकॉज ये अपने वर्क्स के अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती, काफी शार्प तरीके से दिखाती थी। ओके, उनके बारे में बताना, उनकी डेली रूटीन्स बताना और वो सब। ठीक है, दैट्स व्हाई द कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, नॉर्मल पीपल एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज द वर्क। ओके, और इनका डेब्यू नॉवल था दैट इज कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, ये काफी फेमस भी हुआ था। ठीक है, आयरिश नॉवलिस्ट है, ये ध्यान रखना। नाउ ठीक है, और इनका जो नॉर्मल पीपल मैंने जो वर्क बताया, ये एक पॉइंट और लिख लो दैट इस वर्क को एक सक्सेसफुल टीवी सीरीज भी मिली थी, मतलब टीवी सीरीज में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, नॉर्मल पीपल इज अ नॉवल विच इज ऑल्सो अडेप्ट इनटू अ टीवी सीरीज विच विल बी अ ग्रेट सक्सेसफुल फिल्म, और द टीवी सीरीज काफी सक्सेसफुल टीवी सीरीज रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो देखो ये सारे राइटर्स और वर्क्स मेरा करवाने का इसलिए लॉजिक है कि आपको लास्ट 30 to 60 डेज के जो राइटर्स हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं न्यूज में आया है, वो शायद आप अगर कहीं ना कहीं करंट अफेयर में मिस कर गए होगे, तो ये पढ़ लेना, फिर कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज योर अनदर राइटर दैट इज सेली रूनी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट राइटर दैट इज एट्थ राइटर, ओसियान व्योंग। ओसियान व्योंग। ठीक है, दैट इज ओसियान व्योंग। ओके, ही वाज अ वियतनामीज, ही इज बेसिकली वियतनाम से बिलोंग करते हैं ये, तो बट अब कहीं और रहते हैं, तो राइट डाउन। ओके, दैट इज राइट डाउन दैट ही वाज अ वियतनामीज, वियतनामीज American poet. He was a Vietnamese American poet who was born around 1988. He was a Vietnamese American poet who was born in 1988. Who was born in 1988, and the famous works are, and the famous works are, write down the first work, that is On the Earth We Are Briefly Gorgeous. On the Earth We are Briefly Gorgeous. Okay, first work is On the Earth We Are Briefly Gorgeous. Second one, that is Night Sky with Exit Wounds. Night Sky with Exit Wounds. Okay, so this is the two works which are very famous, and he is the one who talks about the, like, write down, अभी हमने इनके वर्क्स के बारे में लिखा, now we are talk about the बेसिकली थीम्स, इनके वर्क्स में क्या होता था, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग, और किस बारे में लिखते थे। राइट डाउन, ही टॉक्स अबाउट, जो इनके वर्क्स में मिलता था वो क्या होता था, दैट ही टॉक्स अबाउट द थीम्स ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में बात करते थे। सेकंड, ट्रॉमा। ओके, आइडेंटिटी, ट्रॉमा एंड द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, एंड द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हैं जो यहाँ पे थीम्स में डिस्कस होते हैं इनके, दैट इज आइडेंटिटी, ट्रॉमा एंड इमिग्रेंट एक्सपीरियंस। सो दिस इज योर आंसर, ओशियन व्योंग। वियतनामीज हैं इसलिए आपने पढ़े नहीं होंगे,
तो जस्ट इनको थोड़ा याद कर रखेंगे कि दैट ये ही इज द अनदर राइटर और अमेरिकन राइटर हु हैव द फेमस वर्क्स द अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस नाइट स्काई विद एग्जिट वूंड्स। ठीक है, दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दैट इज योर अनदर राइटर, दैट इज ओसियान व्योंग, born in 1988. Clear? Now come to the next writer. This one is your eighth. This one is your ninth writer. That is Ta Nehisi. Ta Nehisi. Ta Nehisi poets. Ta Nehisi poet, born in 1975. Okay, that is another writer. Ta Nehisi. It's not E, not A, sorry, mistakenly. Please correct it. It's N-E. Okay, that is Ta Nehisi Poets. Okay, he is basically an American poet. He is basically an American poet and journalist. He is an American author and journalist. Okay, और इनके वर्क्स किस तरीके के होते थे? He wrote about cultural, social, and political issues, particularly. Okay, he wrote about the cultural, social, and political issues, particularly regarding African Americans, and white supremacy. Okay, so he was an American poet and the journalist Ta-Nehisi Coates. He was born in 1975 and still known for as a journalist also. He wrote about the cultural, social, and political issues, which particularly regarding the African Americans, and other than that about the white supremacy on the Americans. क्लियर कि व्हाइट सुप्रीमेसी की मींस किस तरह से व्हाइट्स का एक प्रेशर था, किस तरह से व्हाइट्स आर द वन हु डिस्क्रिमिनेटेड द ब्लैक्स एंड दे नेवर लाइक द ब्लैक पीपल, ओके, और द अफ्रीकन पीपल। क्लियर? सो यहां से आपको कोई एक नया राइटर है, दैट इज द Ta-Nehisi Coates। क्लियर? नाउ कम टू द वर्क्स। अब इनके वर्क्स पे आएंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, आई गेस सबने इसके बारे में लिख लिया होगा, पता चल गया होगा। Now I'm going to talk about write down the works. The works are, write down, the first one is Between the World and Me. Between the World and Me. Okay, second, The Water Dancer. The Water Dancer. And the third one is We Were Eight Years. We were 8 years in power. We were 8 years in power. ठीक है? एंड जो इनका बिटवीन द वर्ल्ड वर्क है एंड द मी, दिस वर्क वॉन द नेशनल बुक अवार्ड. दिस बुक वॉन द नेशनल बुक अवार्ड. ठीक है? दिस वर्क वॉन द नेशनल बुक अवार्ड. क्लियर? तो ये तीनों वर्क्स आपको देखने, बिटवीन द वर्ल्ड एंड मी, द वाइट, द वाटर डांसर एंड द वी वर 8 years in power.
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इसकी जो, अगर आपको थोड़ा बहुत राइटिंग समझना है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें, वर्क्स और उनके ऑथर्स और सब कुछ मैं लिखूंगा, तो प्लीज आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। या कमेंट कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी इनको कॉपी कर सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि ये राइटर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए लेटेस्ट राइटर्स हैं, नॉट लेटेस्ट, लेटेस्ट न्यूज, बेसिकली न्यूज में रहने वाले राइटर्स हैं जो न्यूज में रहे हैं। और दूसरा, दे आर ऑल आर कंटेम्परेरी राइटर्स, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर फेमस। Yeah, so this is your another writer, that is Ta-Nehisi Coates. Clear everyone? Now come to the next writer. Next writer करते हैं. That is, the next writer is Colson Whitehead. Colson Whitehead. Okay, this is your another writer, Colson Whitehead. He was born around 1969. And who is he? He is an American writer. या फिर अमेरिकन नॉवलिस्ट बोल सकते हैं. He was an American novelist. Here, that is Colson Whitehead. Write down, he was born in 1969. He was born in 1969 and he was an American novelist. Clear? Now come to the points. Now he is the writer who basically won the Pulitzer Prize also. Now firstly write about the works. Works are अच्छा, उससे पहले इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हम ले लेते हैं, इसके बारे में पता कर लेते हैं. हु इज ही? Actually, he is a versatile writer. Okay, basically he is a what kind of writer? He was a versatile writer. Okay, another point is he talks about the historical fictions. Okay, in ये famous किस लिए थे? Why he was famous? He was famous because he was famous because because he mixes historical fiction. He mixes historical fiction with speculative fiction. Okay, with speculative fiction. Okay, he was famous because he mixes the historical fiction with the speculative fiction. देखो, स्पेक्युलेटिव फिक्शन के बारे में तो सबको पता होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेक्युलेटिव फिक्शन. वो फिक्शन होता है जो फ्यूचर की बात करता है, कहीं ना कहीं द फैंटेसी की बात करता है, कोई ऐसे वर्ल्ड की जो टाइम और स्पेस के बाहर हो, उन फिक्शन लिटरेचर की बात करता है. तो ये क्या करते थे, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को कहीं ना कहीं निकाल के उस स्पेक्युलेटिव डाल देते थे, ठीक है, मिक्स कर देते थे, तो उससे एक न्यू एक्सपेरिमेंट निकल के आता था. दैट्स व्हाई ही इज फेमस, दैट इज कोल्सन व्हाइटहेड. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इनके वर्क्स लिखेंगे हम, ठीक है, ये बात आपको आई गेस समझ आ गई होगी. नाउ कम टू द वर्क्स. ओके, नाउ कम टू द वर्क्स. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ही इज अ वर्सटाइल राइटर. अब वर्क्स पे आएंगे हम. Okay, that the first work is, that is the Underground Railroad. The Underground Railroad. Okay, the Underground Railroad. Second one, that is the Nickel Boys.
the nickel boys. Third one, zone 1. Third one is the zone 1. Okay, और इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था इन दोनों वर्क्स के लिए, द अंडरग्राउंड रेल रोड एंड निकल बॉयज, इन दोनों के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था. ओके, दोनों वर्क्स के लिए मिला था, द अंडरग्राउंड रेल रोड एंड द निकल बॉयज. एंड द लास्ट वन इज जोन 1. इन वर्क्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना, और इन दोनों नॉवेल्स पे आपको पुलित्जर प्राइज भी मिला था. Clear? So this is your another writer, that is Colson Whitehead. Clear? So मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इनका जो वर्क्स होते हैं वो बेसिकली हिस्टोरिकल फिक्शन बेस्ड होते हैं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स मानते हैं. मान लो कोई भी ऐसी जैसे हमारे इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्जांपल इंडिया से लेकर बताता हूं कि कोई भी जैसे सत्याग्रह मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, तो ये हिस्टोरिकल कहीं ना कहीं रिलेटेड इवेंट्स हैं. तो उसी हिस्टोरिकल इवेंट बेस्ड कहीं ना कहीं कोई स्टोरी, कोई ऐसा पार्ट जो ये उठाते थे अपने फिक्शंस में, अब लिखते थे उनको स्टोरी, हिस्टोरिकल फिक्शन उठाते थे, उनके अंदर कुछ स्पेकुलेटिव डाल देते थे, मींस फैंटेसी डाल दी, या फिर आपका कुछ फ्यूचरिस्टिक सोच, कोई पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, या फिर आपका साइंस रिलेटेड थिंग्स डाल दी, या फिर डायस्टोपियन वर्ल्ड डाल दिया, यूटोपियन वर्ल्ड डाल दिया. तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्युलेटिव फिक्शन, जिसमें हम स्पेस टाइम वाली चीजों से बाद की बातें करते हैं. क्लियर? सो दिस इज योर अनदर राइटर, दैट इज कॉल्सन व्हाइटहेड. ठीक है? सो दीज आर द 10 राइटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लेटेस्ट राइटर्स एंड विच आर इन द न्यूज, एंड जो लास्ट 3 और 4 मंथ्स में ज्यादा पूछे गए हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं न्यूज में आया है. तो डेफिनेटली दे विल the exam will be like on your next month, and definitely they will ask about these writers also. कहीं ना कहीं ये राइटर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क्स को प्लीज पढ़ लेना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इनके बारे में कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग के अंदर या किसी फैक्ट बेस्ड चीजें भी पूछी जा सकती है, या अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं. Right? So this is your part 1 about the 10 writers who are most influential in the last 30 to 40 days. Okay? Other than that, next video में हम इसके और 10 writers को डिस्कस करेंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सो ध्यान रखिएगा कि देखो अभी लास्ट टाइम है, हाई टाइम है, मैं यूं नहीं कहता इन राइटर्स पे ज्यादा दिमाग लगाने लग जाओ और सब कुछ छोड़ दो, बट आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए कि दैट ये राइटर्स आप कहीं ना कहीं रात को सोते समय किसी भी टाइम एक बार देख लो, बहुत जरूरी है. बिकॉज इन ये राइटर्स कहीं ना कहीं पूछे गए और आपने बाई चांस सोचा कि यार सर ने तो करवाया था किसी टाइम पे, और मैंने उस टाइम थोड़ा सोचा नहीं और इन बारे में करा नहीं, और अब मैं एग्जाम में पछता रहा हूं. So I just don't want that you guys like confuse yourself with the preparation or confuse yourself with the important writers and works. That's why I just make a list of 20 to 30 writers जो आपके लिए बहुत important है. Exactly. Okay. So मिलते हैं बाकी इन चीजों को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. दैट इज अ पार्ट 2, और आपके लिए ऐसे ही मैं बना रहूंगा और आता रहूंगा नेक्स्ट वीडियोस के साथ. So please don't forget to subscribe my channel, that is the Gurukulam Academy, and never miss to press the bell icon. Take care. Bye bye. This is Dr. Mohit.